नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी वाली बुक पढ़ा रहा हूं और जिसमें मैंने लेसन नंबर पहला पढ़ा है। दोस्तों, लेसन नंबर पहले की ये मेरी दूसरी वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में दोस्तों मैंने ये 2 पॉइंट पढ़ाए थे, जिसका क्या नाम है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण, और दूसरा पॉइंट पढ़ाया था स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। और आज जो तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र। क्या है पॉइंट दोस्तों? स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र। दोस्तों, ये टॉपिक में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये थ्योरी वाली बुक है दोस्तों, इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, खाली जो मैं समझाऊंगा उस स्टोरी को समझते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों? और जिसमें दोस्तों मुख्य बिंदु क्या क्या है, हेडिंग के द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र, इसके सभी उप बिंदुओं को ध्यान पूर्वक समझेंगे और जिसकी व्याख्या को मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट। जो टॉपिक है दोस्तों, जब ब्रिटिश शासन ने रूल कर लिया, उसके बाद 1947 में हमारे देश में या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको हम समझते हैं। जैसा हेडिंग क्या लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि के क्षेत्र की निम्न विशेषताएं थी। तो उस समय भारतीय कृषि कैसी होती थी दोस्तों? पहला क्या लिखा है दोस्तों? निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, उस समय क्या था, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार। दोस्तों, नाम से पता है उत्पादन, उत्पादन का अर्थ होता है कुल पैदावार। ठीक है दोस्तों? और उत्पादकता का अर्थ होता है कि प्रति हेक्टर भूमि के उत्पादन से, उत्पादन का मतलब होता है कुल पैदावार, और जबकि उत्पादकता का अर्थ होता है प्रति हेक्टर में उत्पादन से है कि प्रति हेक्टर भूमि पर कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोनों, मतलब कि उत्पादन तथा उत्पादकता बहुत ही कम थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों? जैसा हम ये टेबल के अनुसार समझते हैं। टेबल देखो दोस्तों, 1947 और 2017 और 18। ठीक है दोस्तों? ये देखो, उस समय पैदावार कम थी कि नहीं थी दोस्तों? और याद रखना, ये दोस्तों किलोग्राम प्रति हेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों? गेहूं का उत्पादन कितना होता था 1947 में दोस्तों? 660 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और जबकि यह बढ़ करके 3317 हो गया कब? 2017 और 18 में। तो इससे हम क्या जान सकते हैं दोस्तों कि हमारा उत्पादकता कितना था और उत्पादन कितना होता था। और उसी प्रकार चावल के ये आंकड़े दोस्तों, तो इन आंकड़ों से क्या पता लगता था दोस्तों? स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय हमारा जो उत्पादन था वो बहुत ही क्या था दोस्तों? लो था ना दोस्तों? ठीक है, अब आगे चलते दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अनिश्चितता की अधिक मात्रा। ठीक है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, कृषि जो क्षेत्र होता है ना, वो हमेशा पानी मांगता है, सिंचाई मांगता है ना दोस्तों? तभी तो पैदावार होगी ना दोस्तों। तो आइए पढ़ते इसके अंदर क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कहता है कि कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता पाई जाती थी। ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसकी वर्षा पर निर्भरता बहुत थी। ठीक है दोस्तों? क्या सोच थी किसानों की कि भाई अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छा उत्पादन, और कम वर्षा का अर्थ है कम उत्पादन, है ना दोस्तों? क्योंकि ब्रिटिश शासन के काल में ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया कि जिससे कि सिंचाई के स्थायी साधन जैसे नहरों तथा कुओं का विस्तार संभव हो सके। इसलिए दोस्तों उस समय क्या थी? अनिश्चितता, कोई कंफर्म नहीं था कि हमारी मात्रा, जो उत्पादन की मात्रा कितनी होगी। क्योंकि किसान हमेशा उस समय क्या सोचता था दोस्तों? किस पर सोचता था कि अधिक वर्षा होगी ना, अधिक बारिश होगी तो अधिक फसलें होंगी, और कम वर्षा होगी तो कम फसलें। उनकी ये साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग ये दोनों बिंदु को समझ चुके हैं। और दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिए, थ्योरी खाली हमें एक स्टोरी समझनी है। ठीक है? और अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों। कहता है निर्वाह खेती का प्रभुत्व। याद रखना दोस्तों, निर्वाह कृषि
और रहती है वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि हो। जो व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है या खेती की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और निर्वाह खेती क्या होती है दोस्तों, जहां पर अपने लिए सिर्फ अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि की जाती है। जो रेड में लिखा है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। निर्वाह खेती खेती का वह रूप है जिसमें फसलों का उत्पादन परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उस समय किसान क्या थे, क्योंकि उनको दोस्तों तकनीकी ज्ञान नहीं था, सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं थी, इसलिए वो उस समय क्या करते थे दोस्तों, निर्वाह खेती करते थे, ठीक है दोस्तों। इसमें बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम अधिशेष बचता था, है ना दोस्तों। बिक्री करने के बाद उन्हें बहुत ही कम बचत प्राप्त होती थी। इसका अर्थ है व्यापारिक दृष्टिकोण में कमी होना, कि वो लोग क्या सोचते थे दोस्तों कि हमें व्यापार नहीं करना, हमें जीवन निर्वाह करना है, तभी वो निर्वाह कृषि करते थे। इसलिए वह बाजार में बेचने के लिए तत्पर नहीं थे, ठीक है दोस्तों। जिसके अनुसार पिछड़ापन प्रबल हुआ और निर्धनता हावी हो गई। दोस्तों निर्वाह कृषि होगी कि आदमी बस अपने खाने पीने के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करता था जिससे उसका जीवन सरवाइव हो सके, ठीक है दोस्तों। ये 1947 के हालात की कहानी बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसका ध्यान से सुनिएगा। कहता है भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच खाई। खाई ये नहीं है दोस्तों कि कोई बहुत बड़ा गड्ढा था कि कोई किसान और जो भूस्वामी वो घिरते थे। दोस्तों खाई का मतलब होता है डिस्टेंस था एक तरीके से। ये मैं एक कार्टून जैसा बना रहा हूं दोस्तों, ध्यान सुनिए, हंसना मत, ठीक है। ये दो थे, इनके बीच में जो गैप था ना, ये गैप ही बोल रहा खाई थी दोस्तों। क्योंकि भूस्वामी और जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई क्यों थी दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे ना, जैसा मैं इसमें पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की एक विशेषता यह भी थी कि भूमि के स्वामी तथा भूमि को जोतने वाले किसानों के बीच खाई थी। भूमि के स्वामी फसल के हिस्सेदार तो थे, किंतु उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। दोस्तों याद रखना, उस समय जो भूस्वामी थे, जमींदार होते थे, और जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमियां थी ना दोस्तों, उस समय क्या था कि जो बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते ना, वो किसानों को अपनी खेती को फसल के उत्पादन के लिए किराए पर दे देते थे। और दोस्तों वो खाली फसल के भूस्वामी जो थे खाली उस उपज के हिस्सेदार थे, है ना दोस्तों। लिखा तो है खाली वो जो स्वामी थे वो फसल के हिस्सेदार थे, लेकिन उत्पादन की लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। उत्पादन का हिस्सा मतलब दोस्तों लागत में कोई अपना हिस्सा नहीं देते थे। हिस्सा कैसे कि भाई ये ले भाई बीज के लिए, किसान को बीज के लिए पैसे नहीं देते थे, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देते थे दोस्तों, है ना कोई ट्यूबवेल की सुविधा थी, ना कुछ नहीं सुविधा देते थे, खाली अपनी जमीन दे दी, चाहे वो बंजर हो चाहे कैसे भी हो, बस उनके फसल के समय, लाभ के समय भूस्वामी हमेशा पहुंच जाता था दोस्तों। तभी तो बोला गया चाहे फसल हो या न हो, यह भूस्वामी की एक सोच थी। चाहे फसल उत्पादन में उत्पादन हो या न हो, मुझे तो अपना भैया हिस्सा चाहिए। तो तभी तो लिखा दोस्तों कि भूस्वामी जो था और जो किसान थे, जो किराएदार किसान थे, उनके बीच बहुत चौड़ी खाई थी दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलते हैं हमारा पांचवा पॉइंट। कहता छोटी एवं खंडित जोतें, स्मॉल होल्डिंग होती है ना दोस्तों। याद रखना, अभी हम आगे जब ग्रामीण विकास वाला लेसन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है दोस्तों छोटी छोटी भूमि को एक जगह इकट्ठा करना ही चकबंदी कहलाता है। तभी तो दोस्तों वो चकबंदी कैसे बना, जब भूमि का आकार बहुत ही छोटा था। याद है दोस्तों, अगर आपके पास कोई छोटी सी भूमि है, अगर छोटी सी कोई भूमि है या भूमि का टुकड़ा, ना आप उस पर प्रॉपर घर बना सकते हो, ना प्रॉपर कृषि कर सकते हो। इसलिए उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों, आजादी के बाद दोस्तों, जो अधिकतर किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें होती थी बिखरी हुई, जैसा लिखा है जोते छोटी होने के कारण खंडित होती थी, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई होती थी दोस्तों। ठीक है, तभी तो लिखा है दोस्तों, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, खंडित जोतों से अभिप्राय यहां वहां बिखरे टुकड़ों से। ठीक है, जिसके अनुसार
या तदनुसार अधिकांश जोतें अनार्थिक थी, जिस पर उच्च लागत कम उपज होती थी। क्या लिखा दोस्तों? जिन पर उच्च लागत पर कम उपज होती थी। अब दोस्तों एक ट्रैक्टर वाला है, वो पूर्व की ओर गया, एक फिर पश्चिम की ओर गया, उत्तर की ओर गया, दक्षिण, चारों दिशाओं में उसकी जमीन बिखरी हुई है ना दोस्तों। अगर वो एक ही जगह रहता तो जो ट्रैक्टर वाला जुताई वाला है वो कम पैसे लेता। अब वो सोचता है कि कल वहां करूंगा, परसों उसे में, तो पैसे भी ज्यादा लेता था, है ना दोस्तों, ये कह सकते हैं। और सिंचाई के लिए भी दोस्तों, तो तभी तो लिखा है कि उस समय अनार्थिक थी, अनइकोनॉमी थी दोस्तों। क्यों? जिस पर उच्च लागत पर कम उपज होती, पैसा खूब लगा दिया लेकिन उत्पादन क्या होता था दोस्तों? कम होता था। क्यों? क्योंकि जो ये जोते थी, भूमि का टुकड़ा बहुत छोटे छोटे थे दोस्तों, जिसके कारण उनको अधिक सामना करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों? ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। क्या लिखा है दोस्तों? ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। इसमें क्या पॉइंट इंग्लिश ये लिखा है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में एक बार पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक अनूठी प्रणाली को प्रस्तावित किया। इसने सरकार, भूस्वामी, ठीक है, तथा भूमि को जोतने वाले के बीच एक त्रिकोण संबंध को स्थापित किया। त्रिकोण संबंध समझते हैं ना दोस्तों? जैसे ये ना, ये यहां पे भूस्वामी हो गया, ठीक है, यहां पे कौन हो गया जो दोस्तों? जमींदार हो गया, और यहां पे किसान हो गया। अब भूस्वामी भेजता था जमींदार को और कि जाके उनसे कर वसूल करना है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? त्रिकोणमिति। तो उस समय दोस्तों ब्रिटिश राज में जो कृषि क्षेत्र था वो त्रिकोणमिति जैसा था। ठीक है दोस्तों, इसमें भू राजस्व की जमींदारी प्रथा का नाम दिया गया। जो टैक्स वसूल करना था, टैक्स वसूल करना, वो जमींदारी सिस्टम का नाम दे दिया गया। अब उसकी क्या विशेषता थी? पहला, जमींदारों को भूमि के स्थायी स्वामी स्वीकार किया गया। उस समय बोला गया ये भूमि के जो है मालिक जो है वो स्थायी रहेंगे हमेशा। दूसरा पॉइंट, जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। जो दोस्तों याद रखना, क्योंकि भूस्वामी होते थे अधिकतर ब्रिटिश लोग, और उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया जमींदार को कि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करके आना है। ठीक है दोस्तों, टैक्स मतलब कर, जिसके कारण भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। दोस्तों ब्रिटिश शासन के लोगों ने उस समय क्या किया था? जमींदार को खड़ा कर दिया कि आपको महीने में इतना राशि, एक निर्धारित राशि को तय कर दिया कि आपको लाना है, चाहे आप किसानों से जबरन ले, चाहे कैसे भी ले। तभी दूसरा पॉइंट क्या लिखा दोस्तों? जमींदारों को भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी याद रखना, जमींदारी सिस्टम खत्म नहीं हुई, और जमींदार लोग क्या करते दोस्तों? वो हमेशा राजस्व प्रणाली को अपनाए रखते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बड़े बड़े भूस्वामी और जमींदारों के हाथों में जमीनें चली गई, जिसके कारण साधारण किसानों के पास भूमि नहीं हो पाती थी, जिसके कारण वो क्या करते हैं? जमींदार लोग दोस्तों जबरन उनसे एक निश्चित राशि वसूला करते थे। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? जमींदारों को स्वतंत्रता थी कि वे भूमि को जोतने वाले किसान, जोतने वाले मतलब किसान से जितना चाहे राशि ले सकते थे। उस समय दोस्तों ब्रिटिश राज में क्या था कि जमींदारों को रेज किया गया कि वे किसानों से कितना भी धनराशि वसूल कर सकते हैं, लेकिन उनको एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी। और याद रखना, जमींदार क्या होते दोस्तों? उनको पैसा देने के साथ साथ अपना भी इनकम बनाते थे दोस्तों। उनको टैक्स वसूल कर देंगे ब्रिटिश वालों का, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं से वो लोग क्या करते दोस्तों? अधिक राशि, अधिक राजस्व टैक्स वसूला करते थे कि उसी टैक्स में, उसी राजस्व में वो ब्रिटिश राज के लोगों की एक निश्चित राशि भी जमा कर सकते हैं और अपनी भी तनख्वाह बना सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव
कृषि तथा किसानों के लिए गंभीर रूप से घातक हुआ। जो ये टैक्स थी ना, टैक्स पॉलिसी थी दोस्तों, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया कृषि को भी, कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर को भी, और किसानों को बहुत ही झटका दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। कैसे? पहला पॉइंट, इससे जमींदारों द्वारा भूमि को जोतने वालों का असीमित शोषण आरंभ हो गया। अब दोस्तों क्या करने लगे ये लोग, जो ब्रिटिश जो भू राजस्व प्रणाली थी ना, टैक्स वसूल करने की, तो जमींदारों ने क्या किया, भूमि को जोतने वालों का अधिक शोषण करने लगे। भाई चाहे उत्पादन हो या ना हो, उनको अपना शेयर चाहिए, उनको अपना भाग चाहिए। तभी तो दोस्तों मैंने बताया था भूस्वामी तथा किसानों के बीच चौड़ी खाई, यही चौड़ी खाई थी दोस्तों कि उनका अधिक से अधिक शोषण किया जाता है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। जैसे मैंने प्रीवियस अभी बताया ना टॉपिक में कि चौड़ी खाई क्यों थी दोस्तों, कि फसल के उत्पादन के फसल के हिस्सेदार तो थे, बट उसकी लागत के कोई हिस्सेदार नहीं थे। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जमींदारों द्वारा भू राजस्व की दरें तेजी से बढ़ गई, जिस कारण भूमि जोतने वालों को भूमि से बारंबार बेदखल कर दिया। जो दोस्तों उस समय टैक्स की दरें भी बहुत ऊंची उठने लगी, जिससे क्या हुआ, जो भूमि को जोतने वाले किसान थे ना दोस्तों, उनको क्या करा, भूमि से बेदखल कर दिया गया। क्यों बेदखल कर दिया गया दोस्तों? क्योंकि वहां पे टैक्स पॉलिसी ज्यादा बना दी, उनसे जबरन, और तभी तो लिखा है घातक सिद्ध हुआ, उनका शोषण करने लगे, चाहे उत्पादन हो या ना हो, उनको भूमि का शेयर उनको चाहिए। तभी उनको क्या करा, भूमि से उनको बेदखल कर दिया। उनका क्या था, जमींदारों का क्या थॉट थी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या लिखा है, किसानों का, ठीक है दोस्तों, किसानों का दर्जा अब घटकर भूमिहीन श्रमिक का हो गया। अब जो किसान थे ना दोस्तों, अब वो क्या बन गए, भूमिहीन श्रमिक बन गए, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, बट एक श्रमिक लेबर के रूप में दूसरों के खेत में भी नहीं जा सकते काम करने के लिए, खाली मजदूर बनते थे कि कोई हमें हायर करे और काम दे, बट अपनी ही भूमि से बहुत लोग बेदखल हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मेन पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब सातवां पॉइंट है दोस्तों, क्या लिखा है, कहता है कि कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण, मतलब कि फोर्सफुली जो होता था दोस्तों, है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। क्या लिखा है, इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए खेती करने से। व्यापार का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी खेती के बजाय, मतलब कि स्व उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए खेती करना, मतलब कि लाभ कमाने के पर्पज से, कि बाजार में क्या करना है, उन वस्तुओं को बेचना है और उससे लाभ कमाना है। इसके संदर्भ में मुख्य बिंदु ये रहे दोस्तों, मुख्य बिंदु क्या कहता है कि किसानों को परंपरागत निर्वाह फसलों, है ना, जैसे चावल गेहूं, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए होती है, यही तो है ना मूलभूत, हर घर में दोस्तों गेहूं और चावल तो मिल ही जाएगा ना। तभी तो लिखा गया दोस्तों, किसानों को परंपरागत निर्वाह फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसल, जैसे विशेषकर नील की बात, है ना, कि खेती करने के लिए विवश किया गया। क्यों दोस्तों, क्यों विवश किया गया? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में ना दोस्तों, कपड़े का उद्योगों में, जो कपड़े की रंगाई के लिए ना, जो नील थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी विदेशों में, और भारत एक ना दोस्तों बहुत ही उपजाऊ भूमि वाला खेती कहलाती थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत में बहुत उपजाऊ जमीनें होती थी, जिसके कारण जो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, अपने देश में नील की खेती के लिए, अपने देश में नील की बिक्री के लिए उन्होंने क्या किया, जो परंपरागत निर्वाह फसलें थी ना, उनको रोक करके नील की खेती का फसल कराने के लिए विवश किया गया। तभी तो लिखा है दोस्तों, कृषि का बाधी, है ना, बाध्यकारी व्यापारीकरण, मतलब कि फोर्सफुली खेती बाड़ी कराएगी कि आपको गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं करना, आपको खाली गेहूं का, आपका नील की खेती करनी है। क्योंकि नील जो था दोस्तों उस समय, जो हम कपड़े नील करते थे ना, ये रंगाई के लिए हमारे देश में बहुत ही
एक तरीके से रंगाई का एक अच्छा एक नील ना बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हुआ करता है। और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने के साथ साथ दोस्तों ये देशों विदेशों में विख्यात हो गया, क्योंकि भारत में बहुत उच्च कोटि की नील की पैदावार होती थी, जिसके कारण ब्रिटिश राज ने क्या करा, फोर्स किया कि व्यापार के पर्पज से कृषि का प्रयोग किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज का जो टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक था दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र, इस थ्योरी को आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा। तो दोस्तों जो अगर ये थ्योरी नहीं समझ आई है तो इसको दोबारा सुनना और अपनी किताब से दोबारा पढ़ना दोस्तों, 100% आपको समझ आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने ये टॉपिक ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। नमस्कार दोस्तों।